नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए आपके आसपास का एक जानवर अचानक से गायब हो गया। ठीक है, वो मान लेते हैं हम टाइगर है, बाघ। ठीक है, अब अचानक से उसके बाघ होने से, उसके गायब होने से क्या होता है कि क्या मानव जीवन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? यानी कि पूरे विश्व में अचानक से टाइगर गायब हो गए, तो टाइगर के गायब होने से मानव जीवन पे क्या असर पड़ेगा? क्या कोई असर नहीं पड़ता? आपके हिसाब से तो टाइगर गायब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके गायब होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अचानक से टाइगर के गायब होने से बहुत सी समस्याएं आ जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसे? देखिए, टाइगर के गायब होने से क्या होगा कि जितने भी घास खाने वाले जानवर होंगे, वो अचानक से उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और वो संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो बहुत जल्दी सारे जंगलों को साफ कर देंगे। अब क्योंकि अगर हमें जंगल बचाना है तो हमें टाइगर को बचाना ही होगा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आया था। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जैव विविधताओं के बारे में। हमने इससे पहले चैप्टर 15 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इसका पार्ट 2 को लाए हैं। इससे पहले हमने फॉरेस्ट के सारे चीजों को कवर किया है। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हम बात करेंगे जीव किस प्रकार से हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसकी क्या महत्व है उसके बारे में, उसकी विशेषताएं क्या है उनकी के बारे में, उनके पास क्या क्या समस्या है उनके बारे में, और साथ साथ सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है, और एक आम जिंदगी, एक आम मानव किस प्रकार से इस चीजों में भागीदारी अपना दे रहा है, और समाज के जो अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग जैसे हमारे राज्य हैं, वो किस तरीके से विषय में काम कर रहे हैं। आइए हम उन चीजों पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह अपने सिलेबस को। तो आइए शुरू करते हैं। हम चर्चा करते हैं अपने सिलेबस के साथ कि क्या है हमारा सिलेबस। देखिए, हमेशा की तरह क्या है हमारा जो सिलेबस है, बिल्कुल वही दिशा में चल रहा है। यानी कि हमने अभी तक जितने चैप्टर खत्म कर लिए हैं वो कर लिए हैं। अब हम 15 चैप्टर पे आए हैं। ठीक है, हम बहुत जल्दी ज्योग्राफी का जो है वो एंड सीरीज के ऊपर चल रहे हैं, और बहुत जल्दी हम ज्योग्राफी को भी खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं जैव विविधताओं के बारे में। जैव विविधता क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता, अगर इतने बड़े डेफिनेशन को जानेंगे ना, किसी क्षेत्र में जो जीव, प्रजाति, परिस्थिति तंत्रों की जो कुल संख्या होती है वो जैव विविधता है। तो क्या जैव विविधता सिर्फ इसी को कहते हैं? तो एक्चुअली में क्या है कि जैव विविधता को बहुत ही सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में, बहुत छोटे शब्दों में अगर हम समझें, तो देखिए, अलग अलग जो जीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के जीव हैं, वनस्पतियां हैं। ये सभी जो चीज है एक ही जगह पर संग्रहित रूप में रहते हैं, और जिस जगह पर ये लोग रहते हैं, एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, उस सभी पूरे क्षेत्रों को ही जैव विविध क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? नहीं समझे? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, एक ही क्षेत्र है, वहीं पे अलग अलग तरह के जीव रहने के, तो वो हो गया जैव विविधता। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जीव एक ही जगह पर रहते हैं, उसे कहते हैं जैव विविधता। जैसे कि भारत में होता है, भारत का एक विविध देश है। ठीक है, डाइवर्स देश है। ठीक है, डाइवर्स कंट्री है। कैसे? क्योंकि भारत में कई तरह के जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इसी तरीके से जीव भी जो है वो एक ही जगह पे कई सारे अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, और इन्हीं चीजों को क्या कहते हैं? जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। समझ गए? आगे चलते हैं। अगर हम जैव विविधता को हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि जैव विविधता क्या है, अब हम जानते हैं कि जैव विविधता के अंदर में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। ये शब्द कौन कौन से हैं? पहले बात करते हैं जीन के बारे में। जीन यानी जेनेटिक्स। ठीक है, जीन यानी जीन, दोनों मतलब एक ही मतलब है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसका मतलब एक ही है। जीन का मतलब क्या होता है कि देखिए, अनुवांशिक जो मूल होते हैं ना, हमारे अंदर के जो डीएनए होते हैं, आप डीएनए की पिक्चर देख सकते हो ऊपर में, तो जो डीएनए हमारे बीच में जो डीएनए होता है, डीएनए का जो मूल इकाई होता है वही होता है जीन। ठीक है, और ये हर प्रजातियों की अलग तरह की विशेषता बताती है। ठीक है, मानव का जो जीन होता है वो अलग तरीके से काम करता है, वहीं बंदरों का जो जीन होता है वो अलग तरीके से काम करता है। यही जीन होता है जो हर जीव की अपनी एक विशेषता होती है, जो जीन के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब ये जीन पूल क्या है? अगले सेक्शन में देख सकते हैं जीन पूल। जीन पूल क्या है कि ये जो अनुवांशिक जो वंश है, इन्हीं की जो कुल संख्या होती है, जो जीन है, जीनों की जो कुल संख्या हम देखें, उसी को कहते हैं हम अनुवांशिक, मतलब उसी को कहते हैं हम जीन मूल। समझ गए? अगला क्वेश्चन है प्रजाति। प्रजाति क्या है? यानी कि स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहते हैं? देखिए, एक समान जीनों की जो समूह होता है, एक समान जीन, यानी कि इंसानों का एक जीन है। ठीक है, सभी इंसान एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई काले कोई गोरे, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन एक इंसान जो है वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो एक इंसानों का जीन है। ठीक है, इसी तरीके से क्या, हाथियों का एक अपना जीन होता है, सारे हाथी एक जैसे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से बंदरों का अपना एक जीन होता है, सभी बंदर एक जैसे होते हैं, सभी शेर एक जैसे होता है। तो जो जीन होता है यानी स्पीसीज होता है, इसी प्रजाति की जो होती है, ये सारी एक जैसी होती है, इसी को कहते हैं प्रजातियां। ठीक है, आवास क्या होता है? आवास वो जगह होती है जहां पर ये सभी जीव आपस में रहते हैं। सभी जीव जहां रहेंगे उसे क्या कहेंगे? आवास। तुम्हारा घर क्या है? तुम्हारे लिए आवास है। इसी तरीके से जंगल क्या है? किसी एक जीव के लिए आवास है। ठीक है, तो जिस जगह पर ये जीव रहेंगे उस जगह को कहेंगे अपना आवास, यानी कि अपना घर। इसको कहते हैं इंग्लिश में हैबिटेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम
मूल प्रजाति, मूल प्रजाति इसको देशज प्रजाति भी कहते हैं। मूल प्रजाति या देशज प्रजाति उसको कहते हैं जिसको कोर स्पीसीज भी कहते हैं। ये आमतौर पर किसी प्राकृतिक सीमा के भीतर ही रहते हैं। एक सीमा है, उसी के भीतर कुछ जीव रहेंगे, उस जीव से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं हम मूल प्रजाति। यानी कि मान लीजिए जैसे कि हमारे पास हमारे देश में पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट के जो हिस्सा है उसी में एक पर्टिकुलर प्रजाति रहती है, वो वहां से बाहर नहीं जाती, ठीक है। तो उस जगह पे जो जिस जगह पे वो रहती है उसी को कहते हैं मूल प्रजाति, ठीक है। उस जगह पे जहां वो पाई जाती है वहां पे मूल प्रजाति, क्योंकि इसके अलावा वो और कहीं पाई नहीं जाती। एग्जाम्पल का तो हम बात करते हैं उसके बारे में, चिंपैंजीज के बारे में। चिंपैंजी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहती है, वहां से वो बाहर नहीं जा सकती, मतलब जाती है आमतौर पे जो हम मतलब चिड़ियाघरों में देखते हैं, लेकिन उस जगह पे जहां पे वो पर्टिकुलर जगह पे रहती है वो उसका एक अपना उसका मूल प्रजाति है, उसका कोर स्पीसीज है, समझ गए। तो इसी तरीके से आप देखिए अपने ठीक है, तो ये इतना समझ गया। इसके बाद होता है हमारे पास, इसके बाद हम बात करते हैं जैव मंडलों के बारे में। जैव मंडल क्या है? देखिए, पृथ्वी का जो वो हिस्सा होता है जिसमें सभी परिस्थितिक तंत्र, यानी परिस्थितिक तंत्र के सभी जीव, ठीक है, परिस्थितिक तंत्र जीव शामिल होते हैं, ठीक है, जैव मंडल कहते हैं। अब जैव मंडल का इस पिक्चर को आप देखिए, बायोस्फीयर। इस पिक्चर को देख के आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा की बात हो रही है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी के अंदर, और लिथोस्फीयर यानी कि जमीन के अंदर। ये तीनों अलग अलग जगह के जो जीव होते हैं एक ही जगह पे, मतलब अलग अलग तरह के जो जीव है, ये सभी जीव अलग अपनी जगह पे रहते हैं, और यही सभी जीव जो होते हैं मिल करके बायोस्फीयर बनाते हैं, यानी कि जीव मंडल। सभी जीव अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, कुछ जीव हवा में है जैसे कि पक्षियां, कुछ जीव पानी में है जैसे मछलियां, और कुछ जीव जो कि जमीन पे है जैसे कि हाथी और गोरिल्ला को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हाथी और जैबरा को हम देख सकते हैं। तो ये जो जीव है, ये सारी जीव है ना, जहाँ पे एक जगह पे सभी जीव जहाँ पे रह रहे हैं, उन सभी जीवों को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे जिस जगह पे वो रहते हैं उन्हें कहते हैं जैव मंडल, समझ गए। इसके बाद कुछ होता है संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है? किसी विशेष जो क्षेत्र होता है, कोई विशेष क्षेत्र, ठीक है, की प्राप्ति के लिए नियम और प्रबंधन, इसका संरक्षण होता है। मान लीजिए, जैसे इतना दिमाग नहीं लगाना, मान लीजिए एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र को सरकार ने क्या कहा, ये संरक्षित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर पर्टिकुलर जो प्रजातियां हैं वही रहती है, यानी कि यहाँ पे कोर स्पीसीज रहती है, यहाँ पे मूल प्रजातियां रहती है, इसीलिए हम इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्या होता है? एक प्रोटेक्टेड क्षेत्र होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, एक संरक्षित क्षेत्र होता है, जहां पर जानवरों के अलावा, शेरों के अलावा और कोई ये रह नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर प्रोटेक्टेड क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार का प्रबंधन चलेगा, सरकार के नियम कानून चलेंगे, और इस जगह को सरकार संरक्षित करती है, नियमित करती है, समझ गए। ये सारे एक टर्मिनोलॉजी थे, इनको हमने समझने के बाद आगे आते हैं, हम बात करते हैं महत्व के बारे में। आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीवों के अस्तित्व के लिए, जितने भी हमारे पास आसपास के जीव हैं उनके अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले टाइगर का एग्जांपल। मान लीजिए टाइगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप जितने भी घास खाने वाले जानवर होंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरे जंगल को ही खा जाएंगे। अब जब ये पूरे जंगल को खा जाएंगे, परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं ना हमारे पास जंगली के लिए, मतलब जंगली के लिए ना हमारे पास सामान बचेगा, ना हमारे पास लकड़ी बचेगी, ना हमारे पास जंगली के लिए ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, हमारे पास जो बारिश होगा उसका संरक्षण नहीं हो पाएगा, और कई तरह की और समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल जाएगी। इसीलिए टाइगर को बचाना काफी जरूरी है। और सिर्फ टाइगर ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे फूड चेन के जो हिस्से हैं, फूड चेन का मतलब क्या होता है कि जो खाने की एक श्रृंखला होती है, फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, खाने की एक श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, चूहा, ठीक है, चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। तो ये पूरी एक श्रृंखला है। मान लीजिए बीच में अगर हमने सांप को खत्म कर दिया, पूरी देश दुनिया से हमने सांप को खत्म कर दिया, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो चूहे की आबादी वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि परिणाम स्वरूप जितने भी आसपास के लोग होंगे कई तरह की नई नई बीमारियों को जन्म देंगे और कई और संकटों को पैदा कर देंगे। मान लीजिए हमने चूहे को ही खत्म कर दिया, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? सांप भी अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर हमने सांप को खत्म कर दिया तो चूहे की आबादी बढ़ जाएगी और मोर की आबादी जो होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मोर दे रहा हूँ, लेकिन और भी कई तरह के जीव होंगे जो सांप के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जो पूरा फूड चेन होता है, इसी को संरक्षित करने के लिए हमें जीव को अस्तित्व की आवश्यकता है। परिस्थिति संतुलन करने के लिए बिल्कुल खाद्य श्रृंखला को हमें बचा के रखना है, ठीक है। में नुकसान हुआ तो परिस्थिति का असंतुलन हो जाएगी, यानी इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हमने बीच से सांप को खत्म कर दिया तो जो चूहे हैं उनकी आबादी अचानक से बढ़ने लग जाएगी और परिणाम स्वरूप जो मोर होंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस बन जाएगा, ठीक है, यानी कि परिस्थितिक असंतुलन पैदा होगा। दूसरा है जल चक्र के लिए। देखिए, जल चक्र के भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा जीवन चक्र, ठीक है। जल चक्र के लिए जीवों का रहना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं पोषक तत्व चक्र। जिस तरीके से जल चक्र को बचाना, उस तरीके
पोषक तत्व को भी बताना है, क्योंकि जो ये पूरी श्रृंखला चली है खाद्य की, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जलवायु के लिए जलवायु परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मान लीजिए किसी एक जीव को हमने खत्म कर दिया तो परिणाम स्वरूप हम उसका नकारात्मक प्रभाव जलवायु के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हमने शेर को अगर हमने खत्म कर दिया तो परिणाम स्वरूप हमारे पास जलवायु संकट कई तरह के आ जाएंगे। इस तरह से ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के हमारे पास, अगर हमने खाने की श्रृंखला को डिस्टर्ब किया तो परिणाम स्वरूप नकारात्मक प्रभाव। मिट्टी का कटाव भी होता रहेगा, जाहिर सी बात है, जब एक हिस्सा कटेगा तो जलवायु परिवर्तन के साथ मिट्टी का कटाव भी होगा, और जैसे मिट्टी का कटाव होगा हमारे पास कृषि के संकट पैदा हो जाएंगे और खाने की कमी आ जाएगी। समझ गया? अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैव विविधता में कमी के कारण क्या हो रहे हैं। अब देखिए, जैव विविधता अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो इसकी कमी भी क्यों हो रही है अचानक से? तो कमी का सबसे बड़ा कारण है हमारी जनसंख्या का बढ़ना। मानव हर जगह समस्या क्रिएट कर रहा है और मानव यहाँ भी समस्या क्रिएट कर रहा है। देखिए, अगर हमारी ज्यादा आबादी बढ़ रही है, यानी कि मानव की ज्यादा आबादी बढ़ रही है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमने प्राकृतिक संसाधनों की जो हमारी मांग है वो अचानक से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ज्यादा आबादी के कारण क्या हो गया, हमें चाहिए नए नए ब्रेड, हमें चाहिए नई नई लकड़ी की चीजें। अब हमें नई चीजें लकड़ी की चाहिए तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम जंगलों को काटेंगे। जब हम जंगलों को काटेंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक आवास की कमी हो जाएगी। प्राकृतिक आवास मतलब उस जगह पे जहां पर ये लोग पहले से रह रहे थे, यानी कि जंगली जीव जहां पर रहते थे उसे प्राकृतिक आवास कहते थे। और इस तरीके से नए नए जीवों की अचानक से कमी हो जाएगी। जब प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएगा तो जलवायु परिवर्तन आएगा, और जैसे ही जलवायु परिवर्तन आएगा प्राकृतिक आपदा को जन्म देगा। इस पूरे श्रृंखला का पूरे लाइन वाइज हमने इसको डिटेल में समझाया है कि पहले जनसंख्या जब बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधन की मांग बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधन की मांग बढ़ेगी तो प्राकृतिक आवास में कमी आएगी, जैसे ही प्राकृतिक आवास में कमी आएगी जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो ये पूरी श्रृंखला इसी हिसाब से चलती रहती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, जब इसकी कमी हमने देख लिया तो अब सरकार भी इसके लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगी। तो सरकार क्या करती है, इसका संरक्षण करती है। अब संरक्षण किस तरह से होगा, तो देखिए, संरक्षण का आधार बहुत सिंपल है। सरकार ने संरक्षण के आमतौर पे दो तरह के आधार बता रखे हैं। अब ये दो आधार कौन कौन से हैं देखिए, पहला तो है यथास्थान और दूसरा है पूर्व स्थान, यानी कि इन सिटू और एक्स सिटू। अब ये इन सिटू एक्स सिटू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लीजिए सरकार ने एक जगह पर डिसाइड किया कि हम जानवरों को कुछ ही प्राकृतिक आवास के साथ ही हम उसको संरक्षित रखेंगे, यानी कि कुछ जीव हैं, प्रजातियां हैं जिनको बचाना जरूरी है, जैसे कि टाइगर्स को मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर टाइगर को रखते हैं। टाइगर को बचाना बहुत जरूरी है, तो सरकार ने डिसाइड किया कि हम इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में जहां वो लोग रहते हैं वहीं पे उनका संरक्षण करेंगे। ठीक है, उसको हमने कहा इन सीटू, यानी कि यथास्थान। ठीक है, मतलब जिस जगह पर वो थे उसी जगह पर उनका संरक्षण करना, उसी के प्राकृतिक आवास में उन्हें बचाना। ठीक है, और वो अपने प्राकृतिक माहौल में ही ढले रहे, इसीलिए उनको बचाना, इसको कहते हैं इन सीटू। समझ गए? अब आते हैं एक्स सीटू के बारे में। एक्स सीटू क्या है कि मान लीजिए किसी जीव को हमने चिड़ियाघरों में, जीन बैंक में, कुछ जीव ऐसे हैं जो कि लुप्त हो चुके हैं, तो उनका हम जेनेटिक कोड अपने पास रखते हैं। एक प्राकृतिक, एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें हम जीवों के डीएनए को अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो जीन बैंक में और नर्सरी में हम लुप्त पौधों को रखा जाता है। तो इन तरीके से हम अगर किसी जीव को रखते हैं अपने पास वैज्ञानिक तौर पर, हमने इसमें खर्चा ज्यादा होता है एक्स सीटू में। इसमें जैसे इन सीटू में क्या था, हमने प्राकृतिक आवास में उनको छोड़ दिया, उनका हमने संरक्षण कर दिया, उनको प्रबंधन कर दिया, किसी को मारने के ऊपर हमने सजाएं दे दी, तो इसको कहते हैं इन सीटू। जैसे कि टाइगर को मारने पर अपने आप में एक बहुत विशाल सजा है। तो अगर आपको टाइगर कभी मिल जाए तो दो काम करना, या तो खुद मर जाना या तो कभी टाइगर को मत मारना, क्योंकि अगर तुमने टाइगर को मार भी दिया तब भी तुम्हें जेल में जाना ही है, और अगर तुम नहीं बच गए तो फिर तो तब भी तुम्हें जाना है। मतलब अगर टाइगर ने मार दिया तब तो तुम मर गए, और अगर तुम बच गए तो समझ लो, अगर तुमने बच गए और तुमने टाइगर को मार दिया तो समझ लो तब भी तुम्हें जेल जाना है। तो अगर टाइगर दिखे तो जरा दूर ही रहो उससे। ठीक है, क्योंकि वो जंगल का राजा है, तुम्हें चीर फाड़ देगा। समझ गए? तो आगे चलते हैं। अगर हमें एनसीटो की बात करें, क्योंकि उसका प्राकृतिक परिवेश में होता है, एक्सीटो कहाँ होता है, हमें प्राकृतिक परिवेश के बाहर देखने को मिलता है। कैसे? चिड़ियाघरों में, जू में। ठीक है, और उनके जो नर्सरीज होती हैं जहां पे हम लुप्त प्रजातियों को पालते हैं वहां पर, और जीन बैंक में जहां पे इसका वैज्ञानिक आधार होता है। समझ गया इंसिटो एक्सीटो के बारे में? अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंटली कि इतना कुछ हो गया तो अब कुछ नया देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने भी कुछ आधार ढूंढा होगा। तो वैज्ञानिकों ने ढूंढा हॉटस्पॉट। अब ये हॉटस्पॉट आपके उस मोबाइल के हॉटस्पॉट की तरह नहीं है जिसको आप इंटरनेट अपने दोस्तों से इंटरनेट की डिमांड करते हो, हॉटस्पॉट मिल जाता है। नहीं, ये वो हॉटस्पॉट नहीं है। ये हॉटस्पॉट जो है ये एक प्राकृतिक हॉटस्पॉट है। इस प्राकृतिक हॉटस्पॉट के अनुसार, मतलब देखिए, ये जो इस हॉटस्पॉट है इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक संकट जो जीवों के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा की जाती है। इस हॉटस्पॉट्स में क्या होता है, सबसे पहले जो नॉर्मन मायर्स नाम के व्यक्ति थे, ऊपर सबसे पहले आप इनका नाम देख सकते हैं, नॉर्मन मायर्स नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने सबसे पहले इसका शब्द दिया था 1988 में। इन्होंने कहा था, सबसे पहले ये शब्द दिया था, और जैव विविधता हॉटस्पॉट का इन्होंने शब्द दिया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है इसके बारे में डिटेल समझाया था। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं।
और इसके अलावा जो 2016 में हमारे पास एक संस्था थी जिसका नाम था क्रिटिकल इकोलॉजिकल पार्टनरशिप फंड, ठीक है, क्रिटिकल इकोलॉजिकल पार्टनरशिप फंड। ये एक संस्था है जो बताती है कि दुनिया भर में 36 हॉटस्पॉट है। तो मैंने आपको हॉटस्पॉट के बारे में इतना डिटेल में समझाया कि हॉटस्पॉट जो है वो एक संकट है। किसके साथ संकट है? हमारे प्रकृति में। तो अब एक संकट अचानक से पैदा कैसे हुआ? जैसे कि मैं बताया, प्रकृति में कोई चीज ऐसे पैदा नहीं हो रही है, बल्कि मानव का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मानव अपने भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा है बर्बाद करने में। तो इस हॉटस्पॉट को भी बर्बाद करने में मानव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अब हॉटस्पॉट जो इलाका होता है वो किस तरह का इलाका होता है? देखिए, एक हॉटस्पॉट इलाका वो इलाका होगा जहां पर जो पौधों की जो कम से कम 1500 प्रजातियां अभी तक बची हुई है, ठीक है, मात्र 1500 प्रजातियां हैं जो वहां बची हुई है, और केवल वहीं बची हुई है और कहीं बची ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, और कहीं नहीं है। दूसरा क्या है, इस क्षेत्र में 70% की जो आबादी है, 70% उससे अधिक का जो वनस्पति है या जो अधिक से जो जानवर जीव थे वो अचानक से खत्म हो गए। तो इस जगह को हमने क्या किया, हॉटस्पॉट की संज्ञा दे दी। मतलब यहाँ पर अब कम से कम 1500 प्रजातियां हैं जो कहीं और पाई नहीं जाती, ठीक है, कम से कम 1500 प्रजातियां जो कहीं और नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो 1500 प्रजातियां जो है अब एक्चुअली में क्या है, उसमें 70% पहले से गायब हो चुकी है। तो अब ये बना हॉटस्पॉट इलाका। अब हॉटस्पॉट तो बन गया, अब प्रॉब्लम है कि भारत में भी कई जगह होंगे। तो भारत में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हॉटस्पॉट 4 जगह पे है। पहले तो है हमारे हिमालय में, दूसरा हमारे पश्चिमी घाट में, तीसरा हमारे पूर्वी हिमालय में, और चौथा है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये भारत के वो 4 हॉटस्पॉट है जहां पर 1500 प्रजातियां और लगभग 70% की आबादी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये भारत के वो 4 जगह है जो सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स में से एक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वन्य जीवों के अगर हम रक्षा के उपाय करें तो सरकार ने भी अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार भी बहुत अच्छे से समझ रही है इस बातों को, सरकार भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन कुछ काम सरकार को भी और करने की जरूरत है, क्योंकि वो उसकी जरूरत है। और मानव, हमारे देश के जो लोग हैं वो इतनी जल्दी समझते नहीं है। नियम कानून कितना भी बना दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अगर हम उन्हें जागरूक ना करें तो ये कुछ फायदा होगा नहीं। लेकिन फिर भी सरकार ने अपने तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं हमारे वन्य जीव को बचाने के लिए। देखिए, सबसे पहले सरकार ने क्या किया था 1935 में, 1935 देश की आजादी से पहले ही सबसे पहले हमने लाया था अपने पास राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहले 1935 में सरकार द्वारा कर दी गई थी। नेशनल पार्क की स्थापना के साथ ही, यानी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के साथ ही सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे। यानी कि एक संरक्षित क्षेत्र बना दिया था, कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे और बहुत तरह के नियम कानून बनाए गए थे ताकि यहाँ के जो जीव है, पर्टिकुलर जीव, उनको संरक्षित प्रदान की जाए, ठीक है। वो दूसरा सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, वो किया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। वन्य जीव अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सरकार ने एक लेके आई थी, जिसमें उसने नियम कानून बनाए थे कि किस तरीके से आप किस प्रकार के प्रजातियों का आप संरक्षण करेंगे, किस प्रकार के प्रजातियों के साथ आप शिकार कर सकते हैं और किन के साथ शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है आप उनका शिकार कर सकते हैं, जिनकी आबादी कम है उनका आप शिकार नहीं कर सकते। इसी के अगले साल सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आई थी, जो कि अब तक के भारत के सबसे सफल प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके माध्यम से सरकार ने क्या किया था, बहुत बड़ी आबादी में टाइगरों को बचाया और टाइगरों का संरक्षण किया, ठीक है। टाइगर क्योंकि धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, उनको हमने बहुत अच्छे से बचाया है और ये भारत का एक सफल प्रोजेक्ट के रूप में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी देश के जो टाइगर है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और टाइगर किस लिए महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता दिया था। चौथा सरकार चलाती है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी कि हाथियों को बचाने के लिए 1992 में। तो इस प्रकार का सरकार अपने तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विस्तार तक कदम उठाने का प्रयास करती है। लेकिन क्या सरकार के प्रयास इस तरीके से काफी थे? देखिए, सरकार के प्रयास आमतौर पर काफी नहीं थे, लेकिन उसके जो कई सारे कारण ये थे कि उसके कई सारे सरकारी कार्यों में कई तरह के विलम्ब और कई तरह की और समस्याएं पैदा होती है। तो वो समस्याएं भी यहाँ भी थी, लेकिन बाद में कई सारे एनजीओ के साथ मिले और इसमें बहुत अच्छे से काम किया। इसके ऊपर हम अगले स्लाइड में चर्चा करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य क्या है? देखिए, वन्य जीव अभयारण्य कुछ खास नहीं है। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, अभी मैंने वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा, तो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जानना है। तो वन्य जीव क्या है? व्यवहार में आबादी और उनके लिए जो वांछित आवास है के रखरखाव को सुनिश्चित करना। और वर्तमान में जो इसकी है 553 वन्य जीव अभयारण्य है। वर्तमान में हमारे पास 553 वन्य जीव अभयारण्य है। और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में आप समझे क्या है? देखिए, सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य क्या है कि व्यवहारिक में जो आबादी है और उनके ऊपर जो आवास है, अब कुछ आबादियां हैं, जंगली आबादी, कुछ लोग कुछ जीव हैं, उनके अपने प्राकृतिक आवास है, उस आवास के अंदर जीवों को रखना ही वन्य जीव अभयारण्य। समझ गए? हमने प्रोटेक्टेड क्षेत्र के बारे में बताया था कि इंस्टीट्यूट के बारे में, कि इंस्टीट्यूट क्या है? प्राकृतिक आवास पे वन्य जीव अभयारण्य उसी का एक
संक्षिप्त रूप है जिसमें हम जीवों को क्या करते हैं, उनके प्राकृतिक आवास में रखते हैं। ठीक है, तो इन वन्य जीव अभयारण्य कुछ खास नहीं है, इन सीटू का एक हिस्सा है जिसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक आवास में जीवों को रखते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है इसके अगले स्लाइड में देखते हैं, रामसर वेटलैंड साइट। रामसर क्या है, ईरान का एक छोटा सा शहर है। 1971 में वहां पे एक आयोजन होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ईरान 1971 में कितना डेवलप था। तो 1971 में ईरान के अंदर विश्व स्तर पर एक संगठन होता है, विश्व स्तर पर एक संगठन बुलाया जाता है रामसर समझौता होता है ईरान के अंदर में रामसर समझौता में क्या होता है, सबसे पहले वेटलैंड के संरक्षण और सतत उपयोग की बात हम चर्चा करते हैं। अब ये वेटलैंड क्या है, वेटलैंड है दलदली भूमि। वेटलैंड को क्या कहते हैं, दलदली भूमि। तो जो दलदली, गीली, पानी जैसी जो भूमि हो जिसके ऊपर पानी है, तो माफ कीजिएगा, सबसे पहले हम इसकी चर्चा की गई कि वेटलैंड क्या है और वेटलैंड के संरक्षण के ऊपर यहाँ पर यानी कि रामसर समझौते में सबसे पहले चर्चा की गई थी कि वेटलैंड मतलब जो दलदली और गीली भूमि होती है जहाँ पर प्राकृतिक आवास में लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद समझ गए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रामसर अधिवेशन के बाद हम बात करते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। अभी संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, 1971 में, देखिए मैं आपको चर्चा अगले स्लाइड में आते हैं, हमने भी बात की थी कि सरकार ने कई तरह के कदम उठाए थे, लेकिन क्या सरकार के कदम पर्याप्त थे? तो एग्जैक्टली सरकार के कदम इस हिस्से में तो पर्याप्त नहीं थे। तो क्या होता है कि 1971 में 1971 में अरावली मॉडल की शुरुआत की जाती है पश्चिमी बंगाल में। अब ये क्या मॉडल था, ये क्या चीज थी? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो आमतौर पर हम जो ये संयुक्त वन प्रबंधन की जो नीतियां होती है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ पे एनजीओ काम करता है और दूसरी तरफ पे सरकार के अधिकारी लोग काम करते हैं। तो सरकार की आबादी और जो जनता होती है दोनों मिल करके काम करती है। उस पर्टिकुलर एरिया की जनता होती है जिनको स्थानीय जीव जंतुओं के बारे में थोड़ी समझ होती है, बस उनके पास वैज्ञानिक नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान जो किसके पास होती है, अधिकारियों के पास। तो अधिकारी क्या करते हैं, अपना वैज्ञानिक ज्ञान देते हैं और जो वहाँ के आम जनता होती है, वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं, वो उनको इस दोनों मतलब उनके पास स्थानीय ज्ञान होता है। तो दोनों लोग आपस में मिलकर के यहाँ पे काम करते हैं और दोनों लोग मिलकर के जब काम करेंगे तो क्या होगा, परिणाम हमें हमेशा सकारात्मक देखने को मिलेगा, क्योंकि स्थानीय आबादी जिनको स्थानीय जगह की परिस्थितियों के बारे में सब कुछ ज्ञान है और उनको ये भी पता है कि स्थानीय, लेकिन उनको वैज्ञानिक अधिकार नहीं पता। तो वैज्ञानिक आधार किनके पास है, जो सरकारी अधिकारी उनके पास, और स्थानीय आबादियों के पास। हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें मिलता है बहुत ही अच्छे ढंग से दोनों का संगम होता है और इन दोनों के संगम से हमें महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती है। तो 1971 में इस प्रकार के मॉडल की शुरुआत की थी पश्चिम बंगाल के अंदर में। इसी को 1988 में यानी कि 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के साथ इसको लागू भी कर दिया गया, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण और इतना विस्तृत पायलट प्रोजेक्ट था कि सरकार को इसे मानना ही पड़ा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि वन अधिकारी और स्थानीय समुदाय दोनों मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तो इस परिकार में हमने इस तरीके से इसको हमने कोशिश करने की कोशिश की, मतलब काम करने की कोशिश की और हमें इसका बहुत ही सकारात्मक जो कार्य है वो देखने को मिला। ठीक है, अब देखते हैं कि वन्य जीव अगर प्रबंधन की हम बात करें तो वन्य जीव प्रबंधन को मजबूत करने वाले कारण कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले जो वन्य जीव प्रबंधन है इसके बारे में हमने समझा कि संयुक्त वन प्रबंधन में क्या था कि अधिकारी और स्थानीय लोग दोनों मिल बांट के काम करते हैं। लेकिन अब इसमें भी कुछ तो तालमेल होगा। तो तालमेल बहुत ही सिंपल था। पहला तालमेल था कि यहाँ पर एक कानूनी मदद ली जाती है। कानूनी मदद किस प्रकार के, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम लगाया जाता है 1980 में। यानी कि यहाँ पर जो प्रबंध जो सरकार के साथ, जो सरकारी अधिकारी के साथ जो जनसमूह मिलेगा वो एक संगठन का माध्यम होगा। ठीक है, अब संगठन के माध्यम में क्या होगा कि महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब महिलाएं किससे जुड़ेंगी, संगठन से जुड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे कानूनी अधिकार आ गया। अब जब महिलाएं संगठन के साथ जुड़ेंगी तो वन क्षेत्र का तो विस्तार होगा ही, क्योंकि वन क्षेत्र को न केवल स्थानीय जनजातियां तो मिलेंगी ही, प्लस महिलाओं को, जो महिलाएं होती है वहां उस पर्टिकुलर एरिया की, उस जगह की, उन्हें क्या होता है, उन्हें जंगल से लकड़ियां लानी होती हैं ताकि वो घर पे उसका भोजन बना सके। ठीक है, वह ईंधन के रूप में वो जल काम आती है। तो क्योंकि महिलाएं उसका हिस्सा होती है तो महिलाएं पर्टिकुलर वन क्षेत्र में जाती है और उन्हें समझाया जाता है कि आप इन प्रकार के जंगलों में जब जाए तो इन जीवों को इस तरीके से हाथ ना लगाए और इस तरीके से आप मतलब नए जो पौधे उगते हैं आप इस तरीके से इन पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, बाकी आप अपना ईंधन लेके आए, मतलब लकड़ियां लेके आए और उसको घर पे खाना बनाए। ठीक है, तो महिलाओं को यहाँ पे समझाने का काम होता है। तो महिलाएं विस्तार रूप से यहाँ पे काम करेंगी, यहाँ पे सूक्ष्म योजनाएं चलाती है। अब देखिए, जब महिलाएं किसी संगठन के साथ जुड़ती है ना, या फिर वहाँ के जो आदिवासी लोग किसी संगठन के साथ जुड़ेंगे तो सरकार की छोटी छोटी योजनाएं होती है उसकी जानकारी भी उन संगठनों के माध्यम से उन्हें मिल जाती है। और सरकार का मूल उद्देश्य तो यही होता है ना कि हमारी जो योजना है वो सरकार के मतलब नीचे से नीचे तक पहुंचाए। तो यहाँ पर सूक्ष्म योजना के साथ सरकार इस तरह के काम भी कर लेती है। प्राकृतिक संरक्षण और जैव विविधता, यहाँ पे क्या होता है, प्रकृति का एक तरह की संरक्षण तो हो ही रहा है, प्लस जीवों की जो विविधता है वो भी बनी रहती है। आदिवासी पहचान और मान्यता भी यहाँ पे मिलती जाती है।
समझ गए? आदिवासी पहचान किस प्रकार से मिलेगी? संघर्षों का समाधान होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब ये अधिकारी लोग जो होते थे वो अपना वैज्ञानिक आधार झाड़ते थे कि नहीं, हमारे पास वैज्ञानिक रूप से ये चीजें सही होती है, ये चीजें सही है, ये चीजें सही है। लेकिन स्थानीय लोग कहते थे कि ये जो आपका वैज्ञानिक अधिकार है वो वैज्ञान में ठीक है, लेकिन यहाँ के पर्टिकुलर जगह के लिए ये चीजें सही पर्याप्त मात्रा में सही नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब दोनों मिल बांट करके काम करते हैं तो संघर्ष भी कम होता है। अगर महिलाएं जंगल में जाती है तो अधिकारी को भी पता है कि महिलाएं अब कोई भी मतलब गलत काम वहां पे जाके नहीं करेंगी, तो इसलिए अधिकारियों का भी पूरा समर्थन होता है कि आप वहां पे जा सकते हैं। तो संघर्ष कम हो गया दोनों के बीच में। इसके अलावा मानव और जानवरों का बीच का जो संघर्ष है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें पता है कि किस किस जानवरों मतलब जैसे कि किस किस जानवर कहाँ पे है और किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, दूसरा का संसाधनों को उत्थान के लिए भी ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, संसाधनों का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो जंगलों में बहुत मूल्यवान और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो संसाधनों का उत्थान जंगलों में होगा। कैसे होगा वो स्थानीय प्रजातियां बहुत अच्छे से जानती है कि स्थानीय प्रजातियां आमतौर पर जंगलों को कम से कम क्षति पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं आमतौर पर वही जंगलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्थानीय समुदाय को पता है कि अगर जंगल समाप्त हो गया तो उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वो स्थानीय इस चीज को बहुत ही विस्तार ढंग से और धीरे धीरे कम मापती है। अगला क्या है, जांच का मूल्यांकन। अब देखिए, जब इतना सब कुछ हो गया, अलग अलग सरकारी योजनाएं चली, सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट चले, बहुत सारे काम हुए, तो अब इसका एक जांच का आधार भी बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सरकार की जितनी योजनाएं होगी उसका भी जांच होगा, मतलब उसकी भी जांच की योजनाएं बनेंगी। पंचायत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, पंचायत भी यहाँ पर जुड़ेंगी, उसका भी एक मूल्यांकन होगा, उसकी भी जांच होगी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जांच का भी एक महत्वपूर्ण विषय देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो है इसका इंग्लिश आधार है, एक सेकंड पीछे चलते हैं थोड़ा। हाँ, तो देखिए ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है, आपने इसके इंग्लिश आधार को पढ़ लिया, तो अब हम बात करते हैं आगे चलते हम बात करते हैं कि इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चीज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।